हेलो बच्चों। तो आज हम लोग 7 जुलाई की शिफ्ट 1 तक पहुंच चुके हैं और 7 जुलाई लास्ट डे है 2017 के पेपर्स का। ठीक है, तो आज हम लोग एसएससी सीपीओ के लास्ट डे की शिफ्ट 1 को करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से आपका 2017 की एक तरह से एंडिंग हो जाएगी। तो आप लोग एकदम अच्छे से एनर्जेटिक होकर के लास्ट 2 पेपर्स पे हो, तो आपको बेटर फील करना चाहिए और अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि आप एटलीस्ट यहाँ तक पहुँच पाए कि 2017 के सारे पेपर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी कहाँ की आने वाली है? 2018 की। ठीक है, तो 2018 पे आएंगे, फिर 19 और 2020 के पेपर्स भी आ चुके हैं, तो इनको भी हम लोग फटाफट करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है 108 के कितने भिन्न अभाज्य है या हैं। ठीक है, अब देखो कितने फैक्टर्स हैं 108 के जो कि प्राइम नंबर्स हैं। तो आप इसके फैक्टर्स जैसे निकालोगे तो देखो 108 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 2 से अगर मैं गुणा करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 54 हो जाएगा। फिर से 2 से गुणा करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 27 हो जाएगा, है ना। तो 27 को आप क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 3। तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। अगर इस तरह से आ जाएगा तो आप देखो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। आइदर 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। भाई यही 2 तो प्राइम नंबर बनेंगे, इसके अलावा तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा, है ना। तो कितने फैक्टर्स अगर प्राइम नंबर पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? 2 फैक्टर्स प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन हो गया है कि जब सम आपका फिक्स कर दिया जाता है तो आपके जो वैल्यूज़ होती हैं, है ना, ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनके बीच का अगर डिस्टेंस कम है, मिनिमम है, यानी कि 0 0। ठीक है, मैं आपको हमेशा एग्जांपल 4 का देता हूँ। आप 2 और 2 में ब्रेक कर लो, 0 और 4 में ब्रेक कर लो, या फिर 1 और 3 में ब्रेक कर लो। तो यहाँ पर वैल्यू 1.4 कितनी हो जाएगी? √2 लिखोगे तो ये 2.8 और इससे थोड़ी सी बड़ी ही होगी। ये वैल्यू 2.7 और ये वैल्यू 2 के बराबर। तो डिफरेंस जितना कम, वैल्यू उतनी ही मैक्सिमम। तो ये करेक्ट आंसर होगा। 3 और 7 के बीच का डिफरेंस 4 है, 8 और 2 के बीच का 6 है, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पर डिफरेंस 0 है, यहाँ पर भी सेम आपका सम है, तो आप बोलोगे ऑल एक्सप्रेशंस आर करेक्ट। ठीक है, तीनों ही एक्सप्रेशंस क्या हैं? करेक्ट हैं। जब भी आपके बीच का डिफरेंस आपका कम होगा तो वो ज़्यादा डिफरेंस वाली वैल्यू से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आपको बताना है 337 इज़ ए प्राइम नंबर। क्या 337 एक प्राइम नंबर है? अब इसको चेक करने के लिए आपके जो तरीके होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा ही, उससे पहले आप बेसिक चीज़ें भी सीख लो। देखो बाकी ऑप्शंस क्या है। द नंबर ऑफ 12 है 6 पॉजिटिव फैक्टर्स। 12 को आप कैसे लिख सकते हो? 4 गुणे 3। इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। तो n+1 करोगे, 2 + 1 3, 1+1 करोगे 2, 3 दूनी 6। तो इसके 6 फैक्टर्स हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखो, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9 बोल रहा है। तो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9 है क्या? आप देखो इसको चेक कर लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 से देखो 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, तो ये भी पूरा डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों करेक्ट हैं तो ऑप्शन से देखोगे तो सेकंड और थर्ड एक ऑप्शन में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों तो करेक्ट हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपको फर्स्ट ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन इस तरह से है। तो इसका तरीका क्या होता है आप वो चेक कर लो, वो समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जो भी नंबर है, ठीक है, मान लो यहाँ पे 337 है, तो आपको इससे छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना होगा। कौन सा होगा? 324 18 का स्क्वायर होता है। तो आपने कहा कि अगर ये नंबर मैं देखूं, है ना, तो 324 18 का स्क्वायर है, 19 का तो 361 हो जाएगा, तो इससे छोटा ही है। तो 18 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स, ठीक है, 18 से छोटे आपको सभी प्राइम नंबर सोचने हैं और क्या करना होगा? उनसे डिवाइड करना होगा। किस में? 337 में। ठीक है, तो 337 में आप बाकी सभी से डिवाइड करोगे और वो आपको बता देगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। तो 18 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स लिखो, 2 3 5 7 11 13 और 17। ठीक है, तो देखो 2 से तो क्लियरली नहीं जा रहा है भाग, 3 से भी नहीं जाएगा, है ना, 7 3 10 3 13 हो गया, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 7 पन्ना 35 होता है, या 7 चौको 28, तो 5 57 नहीं जा रहा है, 11 से नहीं जाएगा, 7 और 3 10 में से 3। ठीक है, 13 से देखो जाएगा क्या? 13 से 13 दूनी 26, तो बचेगा कितना? 4 और 3 7 नहीं जा रहा है। 17 से देखो 17 दूनी 34 होता है, 17 एकम 17, तो ये बचेगा 16, 167, यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है। तो इट मीन्स 337 क्या है? एक अभाज्य संख्या है और ये इसका ऑल एक्सप्रेशंस आर ट्रू, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 8 वैल्यू 2 होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 वैल्यू 2 होती है,
और ये भी वैल्यू 2 होती है, तो कौन सा मान सबसे अधिक है? ऑल आर इक्वल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 1004 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दोगे तो ए प्लस बी कितना आएगा? 2002 के बराबर, और ए माइनस बी कितने का डिफरेंस है? 6 का। तो 2000 में 6 से गुणा करोगे 12012, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, ए और बी मिल करके एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है यदि बी द्वारा शेष काम और 15 दिनों में किया जाता है। ठीक है, तो 5 दिनों के बाद काम थोड़ा सा अलग तरीके से हुआ, तो आपने कहा जो बचा हुआ काम है वो ए और बी के कितना 10 दिनों के बराबर है, और ये काम बी अकेला 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो, तो 5 से काटोगे 2, 5 से काटोगे 3, तो आप बोल सकते हो बी की एफिशिएंसी 2 है और ए और बी की 3 है, तो बी की अगर 2 है तो ए की कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो आपने कहा टोटल एफिशिएंसी इन दोनों की मिला करके 3 है, लगते हैं 15 दिन, तो आपने कहा कुल काम कितना है? 45 दिनों के बराबर है। ए अकेले पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है? आपने कहा 45, ये हो गया, ए की एफिशिएंसी 1 है, तो इतने ही दिन इसको लग जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, P जो है वो Q से 20% कुशल है। 20% कुशल है मतलब अगर ये 5 है तो ये 6 हो गया। यदि Q काम को 10 दिनों में ख़त्म कर सकता है तो कुल काम कितना हो गया? 60। तो Q काम को 10 दिनों में कर सकता है तो कुल काम हो गया 50। तो आपको बोला P अकेले कितने दिनों में करेगा, तो 50 यहाँ पे लिख दोगे तो ये कितना जाएगा? 25/3 के बराबर। ठीक है, 2 से कट जाएगा, तो 25/3 P अकेले इस काम को कर पाएगा इतने समय में। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य 6 है तो क्रय मूल्य 5 है। यदि 15% की छूट दी जाती है तो आपने कहा कि इसको कितना मान लें? 600 मान लेते हैं, इसको 500 मानते हैं। तो 15 का 90 की छूट दी गई, तो आपने कहा ये 510 आ गया। तो लाभ प्रतिशत कितना है? आपने कहा लाभ प्रतिशत 10 रुपये है 500 पे, बटे में कितना आ गया? 500 गुणा करोगे 100 से, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 2% के बराबर। लाभ कितना है? 2% लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी छूट ग्राहक के लिए सबसे बेहतर है? तो ग्राहक के लिए छूट निकाल लो भाई। ये 100 माइनस 25, ठीक है, यहाँ पर देखो 100 माइनस 6 चौको 24, यहाँ पे 100 माइनस करोगे 7 त्रिक 21, और यहाँ पर 85 माइनस कितना आएगा? 7.5। तो ये डिस्काउंट कितने का है? 75 का। ये कितना है? 76 का। ये कितना है? 79, और ये कितना है? ये आपका 77.5। तो सबसे बेस्ट डिस्काउंट कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा है, यानी कि ओनली थर्ड जो है वो ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट डिस्काउंट है। ए, बी और सी ये हो गए 2, 3, 4, तो तीनों का सम 4, 3, 7 और 2, 9, और डिवाइडेड बाय बी यानी कि 3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी 2 और 3 के अनुपात में। मिश्रण में दूध की कुछ मात्रा मिलाई जाती है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो गया। ठीक है, किसकी मात्रा मिलाई जाती है? दूध की। तो आपने कहा मिश्रण में पानी कितना था? ठीक है, इतना कुछ था। प्रारंभिक मिश्रण का कितना प्रतिशत दूध के रूप में मिलाया गया? अच्छा, ये आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल मिक्सचर कितना है वो आपको नहीं दिया गया। तो देखो भाई, आपने दूध की कुछ मात्रा मिलाई है, तो मैं अगर बोलूँ पानी कितना मिलाया तो आप क्या बोलोगे? 0 मिलाया। यहाँ पर पानी कितना है? आपने कहा यहाँ पर पानी है 3/5। ठीक है, और फाइनली पानी हो कितना गया? आपने कहा 1/3 हो गया। 15 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 से गुणा होगा, ये 9 हो जाएगा, है ना। यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। तो आपने कहा किस रेशियो में मिलाया गया? ये मुझे मिल जाएगा, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 4, तो 5 और 4 के रेशियो में मिलाया गया। बोल रहा है प्रारंभिक मिश्रण का कितना प्रतिशत दूध के रूप में मिलाया गया? तो प्रारंभिक मिश्रण कितना था? 5 था, उसका आपने कितना प्रतिशत? 80%, है ना, 80% आपने उसका मिला दिया है, इस वजह से ये रेशियो इस तरह से चेंज हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत। ए और बी के अंकों का औसत कितना हो जाएगा? इतना। बी और सी द्वारा अंकों के प्राप्त किए गए औसत से 15 कम है ना, तो से 15 कम है, यानी कि इसमें 15 या तो कम करें तो बराबर आ जाएगा, या फिर ये ज़्यादा है ना, तो इसमें से आप इसको घटा दोगे। ठीक है, तो ये है, इसमें से घटा दोगे तो ये वैल्यू 15 के बराबर है। तो यहाँ से देखो b/2 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा? c माइनस a/2 की वैल्यू 15, या फिर c माइनस a की वैल्यू 30 के बराबर। यदि c द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है? 65 है, तो a का कितना आएगा? a उससे 30 कम आ जाएगा, तो 30 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 35 के बराबर। यही आपसे पूछ रहा है, a द्वारा प्राप्त अंक 35 हो जाएंगे।
पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो वर्गों की वैल्यू कितना होता है n, n+1, 2n+1 बाई 6, ये सम आता है। अगर n से डिवाइड कर दो तो यही औसत आ जाता है। तो आपने कहा यहाँ पे रख दोगे 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 के बराबर, तो 21/6 हो जाएगा, 3 से काटोगे 7 और 2 आएगा, तो 77/2, या फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 38। देखो 40 में कितना, 80 में कितना 3 कम है, तो ये 40 में से 1.5 घटा दोगे तो 38.5, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है, 13:9 के अनुपात में है। यदि वस्तु पर 320 रुपये की हानि होती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितने में है, आपने कहा क्रय मूल्य अगर 13 है तो ये 9 है, तो हानि कितने की हो रही है, 4 की। आपको बोला 320 रुपये की हानि होती है, यानी कि कितना 80 से गुणा किया गया, तो इन दोनों का सम बताना है, 13 और 9 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22 के बराबर। 22 में 80 से गुणा कर दोगे तो 8 दूनी 16 के 6 और 8 दूनी 16 और 1 17, तो 1760 ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का योग आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 64 सेब 60 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ अगर मैं रुपए में देखता हूँ तो 4 से 5 आता है, जबकि वस्तुओं में अगर आप देखोगे तो ये कितना होता है, 5 से 4 है ना। तो 4 वस्तुएं जो है अगर बेचता होगा तब वो इस तरह से 25% का लाभ कमाता होगा 5 खरीद करके। ठीक है, तो आपने बोला क्या कि 64 सेब बेचता है, तो यहाँ पर 4 की वैल्यू कितनी है, 64 है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो खरीदता कितना होगा, तो 16 चौको 64, तो 16 पचे 80, तो आपने बोला कि वो 60 रुपये में 80 सेब खरीदता है, तो बोला 40% हानि होने के क्रम में वह कितने सेब बेचेगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं के साथ चलो, ठीक है, ये रुपए 60 ही रहने देना, इसको चेंज नहीं करना। तो आपने कहा 40% हानि, अगर मैं ऐसे बोलता तो 2/5 होता है, तो 5 रुपये पे 3 रुपये ये होता, 2 रुपये की हानि हो जाती। लेकिन वस्तुओं के सेंस में जाएंगे तो 3 से 5 आपको जाना पड़ेगा। तो आपने कहा ये वैल्यू अगर 3 है तो 5 की वैल्यू आप निकालोगे कितने सेब सेल करेगा, तो आप बोलोगे 80/3 और 5 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 8 पंचे 40, 400/3, इतने सेब वो सेल करेगा कितने में, 60 रुपये में। तो आपने कहा 60 रुपये में इतने सेब अगर सेल करेगा तो उसको 40% की हानि होगी, तो आपने कहा 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 0 से 1 0 काट दोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे, ये किसकी वैल्यू आ गई, 1 रुपये में अगर आप सेल करोगे कितने सेब, तो इतने की हानि हो 40% की। तो आपसे बोला 36 रुपये में अगर आपको सेल करना है तो 36 से गुणा कर दोगे, तो ये आ जाएगा, 6 से काटोगे 6, 3 से काटोगे 2, तो 40 दूनी 80 के बराबर, यानी कि 80 सेब उसे बेचना होगा। बात समझ में आ रही है, क्या करना है एक बार फिर से प्रोसेस समझ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये रुपए फिक्स कर देना है, 60 रुपये, अभी आप 60 रुपये में ही चलोगे, 25% का लाभ कमा रहे हैं तो वस्तुओं पर चले जाओगे, और अगर ये बेचने पर है तो खरीदता कितनी थी वो आप आ गए, 80 खरीदता है 60 रुपये में, अभी भी आप रुपए को चेंज नहीं करोगे। अब 40% की हानि होनी है तो 40% की हानि इसको कराओगे, तो आपने कहा हानि हो रही है तो 80 मतलब 3 से 5 पे आपको जाना पड़ेगा, तो 5 की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी आ गई, 400/3। यहाँ तक अब आप आ गए, यानी कि वस्तुओं पर आ गए 60 रुपये के अकॉर्डिंग, तो 1 रुपये के अकॉर्डिंग निकालोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे वस्तुओं पे, और फिर 36 के अकॉर्डिंग यानी 36 से गुणा कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक मिश्रण में वजन के आधार पर 18% कॉपर शामिल है, 81 किलो कॉपर प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण की आवश्यकता होगी। देखो 100 रुपये पे 100 किलो में 18 किलो कॉपर मिलेगा, या 50 में कितना 9 मिलेगा। आपको 81 किलो कॉपर चाहिए, यानी कि 9 से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर 9 से गुणा करोगे, 9 पना 45, तो 450 किलो आपको मिश्रण चाहिए होगा। बोला एक व्यक्ति उसके आय का 30% खाने पर खर्च करता है, 20% बच्चों की पढ़ाई पर, तो कुल कितना खर्च कर दिया, 50% उसने खर्च कर दिया, यानी कि अगर 2 रुपये था तो 1 बचा। बोला शेष के 60% को घर के किराए पर खर्च करता है, जहाँ पर शेष आएगा वहाँ से आपकी लाइन चेंज हो जाएगी। तो आपने कहा 60% खर्च करता है, यानी कि 5 में से 3 खर्च कर देता है, तो बचता कितना है, 2 है। तो आपने कहा नेट इफेक्ट यहाँ से निकाल लोगे तो 5 से कितना 1 आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका नेट इफेक्ट आ गया। ये उसके पास फाइनली बची हुई राशि, ये इनिशियल कितनी थी। बोला उसके आय का कितना प्रतिशत उसके पास सेव है, 5 का 1 कितना होता है, 20%, ये उसके पास शेष बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखोगे, एक व्यक्ति उसके वाहन को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है, लेकिन प्रत्येक 14वें किलोमीटर के अंत पर वह पुर्जों को बदलवाने के लिए 12 मिनट रुक जाता है। ठीक है, एवरी 12 मिनट्स टू चेंज पार्ट एट एवरी 14 किलोमीटर।
14वें किलोमीटर के अंत पर, है ना, वह पुर्जों को बदलवाने के लिए 12 मिनट रुक जाता है। अच्छा, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। तो 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लिया गया समय क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो अगर मैं इसको समझूं तो देखो ऐसे, 1 घंटे में वो कितना 36 किलोमीटर चलता है। 1 घंटे को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो ये आपका कितना आ गया 60 मिनट्स। ठीक है, तो 36 किलोमीटर चलता है 60 मिनट्स में। लेकिन वो क्या रहा है, देखो उसकी अब बात को समझना है हम लोगों को। ठीक है, ये उसकी गति है। बोला 14वें किलोमीटर पे, है ना, 14 किलोमीटर्स को ट्रैवल करने में जो भी समय लगता है ना, उसमें क्या होता है 12 मिनट आप हर बार ऐड करोगे, है ना। हर 14 किलोमीटर पे आपको 12 मिनट ऐड कर देना है। अच्छा, तो देखो 36 और 14 का कुछ कॉमन नंबर भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ 7 है, तो ये वैल्यू भी थोड़ा सा अच्छी खासी वैल्यू बनाना चाह रहा है क्वेश्चन वाला। तो क्या कर सकते हैं, देखो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 6 से अगर मैं कट करूँगा तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पर 6 से कट करूँगा आएगा 10। ठीक है, 3 से अगर मैं कट करूँगा तो यहाँ पर आएगा 10/3 मिनट में। ठीक है, और यहाँ पर 3 से कट करूँगा तो ये आएगा 2 किलोमीटर। ठीक है, अब 7 से गुणा कर देते हैं तो ये आ गया 70/3 मिनट में। यहाँ पर कितना आ गया 14 किलोमीटर। ठीक है, तो 14 किलोमीटर में आपने कितना टाइम में कवर किया 70/3 मिनट में। और अब इसमें आपको क्या करना है 12 मिनट आपको इसमें जोड़ देना है। तो ये आपका लगने वाला समय आ गया कितने को कवर करने के लिए 14 किलोमीटर को। ठीक है, अब 14 किलोमीटर को अगर आप कवर करते हो तो आपको कितनी दूरी तय करनी है 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो 90 के नियरेस्ट कैसे पहुंचोगे 14 चौको 56, 14 पंचे 70, 14 छंग 84। ठीक है, तो 6 बार जब आप गुणा करोगे तो 84 किलोमीटर पे आप पहुंच जाओगे। और ये रेस्ट वाला काम आप कर चुके होगे। तो यहाँ पर 6 से गुणा करोगे तो ये 12 मिनट है, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, और यहाँ पर 6 से गुणा करोगे तो 3 कट जाएगा, 2 आ जाएगा 140 मिनट। ये आप यहाँ तक कवर कर चुके हो। ठीक है, इतना टाइम आपका लग गया, 84 किलोमीटर हो गए। बचा हुआ 6 किलोमीटर अब आपको ट्रैवल करना है। तो आप क्योंकि रेस्ट कर चुके हो तो 14 किलोमीटर पे रेस्ट करते थे, ये वैल्यू उससे कम है। तो अब आप 6 किलोमीटर अगर आपको ट्रैवल करने हैं तो कितना 10 मिनट्स आप और लोगे। ठीक है, ये आपने स्टार्टिंग में ही निकाला था 6 किलोमीटर के लिए 10 मिनट्स। तो आप 10 मिनट्स इसमें और ऐड कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 140 और 10 150, 222 मिनट। ये आपका आंसर है। अब 222 को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो अगर मैं देखो 22 है यानी कि 2 तो आने वाला है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं जिनमें 2 होगा। 5 घंटे 6 पंचे 300 हो जाएगा, तो 300 तो नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। 3 घंटे 6 3 18 180, बस यही आपका करेक्ट आंसर है, 3 घंटे 42 मिनट के बराबर। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको हो सकता है मुझसे भी फास्ट कर लें, कुछ तरीके आप अच्छा निकाल लो, बट ये बेसिक से मैंने किया है। मुझे इसका कोई एकदम शॉर्टकट नहीं है, ये एकदम नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कोई फिक्स टाइप नहीं है। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैंने बेसिक मेथड्स लगाए जो भी मुझे समझ में आया। कई बार बच्चे बहुत अच्छा तरीका निकालते हैं, तो प्लीज़ शेयर भी किया करो। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में आपके पास रहता है जगह, आप बोलो कि सर इसको मैंने इस तरह से किया, क्या बेहतर मेथड है या फिर कहीं पर उसमें दिक्कत तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की सामान्य गति पर चलता है और 8 घंटे बाद बी उसके लिए साइकिल से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। ये क्वेश्चन जैसे बहुत ही फिक्स टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चला और 8 घंटे तक चलता रहा, तब तक बी नहीं चला, तो कितनी दूरी तय कर ली 64 किलोमीटर। अब जो बी चलेगा तो इसी दूरी को उसको कवर करना है रिलेटिवली। तो रिलेटिवली वो कितना 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेजी से चल रहा है। तो 4 घंटे उसको लगेंगे इसको पकड़ने में। तो 4 घंटे में पकड़ लिया और उसकी एक्चुअल रफ्तार कितनी है 24 है, 4 से गुणा कर दोगे, ये आपका आ गया 96 किलोमीटर दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। अगला क्वेश्चन, 50 वर्षों में साधारण ब्याज की किस दर से एक धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। 1 है तो 3 गुनी हो जाएगी, तो ब्याज कितना मिलेगा 2। अब देखो प्रिंसिपल कितना है 1 है, रेट आपसे पूछ रहा है, टाइम कितना लग रहा है 50 वर्ष, डिवाइडेड अगर दर आपकी प्रतिशत में पूछ रहा है तो बटे में 100 कर दो, और ये ब्याज कितना आ गया 2 के बराबर। तो यहाँ पे कटेगा 2, 2 दूनी 4, तो रेट आपका आ गया 4% के बराबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3100 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 2 हिस्सों में उधार दी जाती है। ठीक है, एक 8% की दर पर और दूसरा 6% की दर पर उधार दी जाती है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 212 रुपये है, 212 रुपये, ठीक है, 3100 रुपये पे 212, ठीक है, तो आपको बताना है 8% की दर पर उधार दी गई राशि क्या है, ये क्वेश्चन है। अब देखो 212 को अगर मैं निकालना चाहूँ
ठीक है, कितना प्रतिशत है, तो 3100 पे कर दोगे, गुणा करोगे 100 से, 0 से 0 कट जाएगा। 31 का 7 बार अगर मैं पहाड़ा पढ़ूँ तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, तो 217 हो गया। तो ये तो ज़्यादा जा रहा है ना, तो यहाँ पर आप ऐसा तो कह नहीं सकते हो, ठीक है। तो इस दर को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एलिगेशन लगा रहा हूँ। कैसे एलिगेशन लगा रहा हूँ वो समझो। देखो यहाँ पर एक तरफ दर कितनी है 8%, यहाँ पर एक तरफ दर कितनी है 6%, ठीक है। यहाँ पर फाइनल ओवरऑल जो दर मिल रही है वो कितनी है, 212/31 की दर है। क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं, 31 से गुणा कर देते हैं। तो 31 से गुणा करोगे तो इस साइड क्या आएगा, 6, 6 त्रिक 18, 186। इस साइड गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 और 8 3 24, 248। तो ये 212 के बराबर एलसीएम निकाल, यहाँ पे एलिगेशन लगा दोगे तो 12 है, 48 है ना, 12 24 38 36, तो ये 36 आ जाएगा। और यहाँ पर 186 है तो यहाँ पर 14 और 12, तो ये 26 आ जाएगा। तो जो रेशियो आ गया वो 13 और 18 का आ गया। 13 और 18 यानी कि टोटल कितने हैं, ये आपका हो जाएगा 18 12 30 और 1 31। तो 31 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 3100 है। यानी कि इस साइड जो दी गई राशि है वो 1300 है, इस साइड दी गई राशि 1800 है। आपसे क्या पूछा, 8% पर, तो 8% पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे 1300 रुपये की राशि दी गई है। अगर आपसे पूछता 6% पे तो 1800 रुपये की राशि दी जाती है उधार, ठीक है। क्या आपको समझ में आया, रेट परसेंट्स पे मैंने क्या करा, एलिगेशन लगा दिया। और ये जो रेशियो आता है यहाँ पर जो कि आया 13 और 18 का, ये प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बन गया, ठीक है। ये पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसमें है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूज़पेपर है ABCDE, पीपल, परसेंटेज ऑफ पीपल जो पढ़ते हैं वो इतने हैं, मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया, ठीक है। और कुल संख्या 20,000 है। एक समाचार पत्र प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, एक समाचार पत्र पढ़ता है, ठीक है, स्पेसिफिक है। समाचार पत्र ई को पढ़ने वाली महिलाओं की संख्या सी को पढ़ने वाले पुरुषों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ई को पढ़ने वाली महिलाओं की संख्या, ठीक है, मेल और फीमेल है। तो आपने कहा ई जो है वो कितना है, 22% और उसका भी 7/11, ये महिलाएं हैं इसको पढ़ने वाली। सी को पढ़ने वाले पुरुष, तो सी को पढ़ने वाले पुरुष कितने हैं, 16% और उसका भी 3/8, तो ये आपका परसेंटेज है। तो देखो क्या सॉल्व हो रहा है, सॉल्व हो जाएगा। 3 दूनी ये 6% आया सी के मेल पढ़ने वाले, और ई की फीमेल पढ़ने वाली कितनी है, ये 14% है। तो आपको बताना है कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है भाई, देखो 8 अधिक है 6 से, 8/6, या फिर ये कट जाएगा 4/3, या फिर ये कितना आ जाएगा 133.33% अधिक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कौन से दो समाचार पत्रों के लिए उन्हें पढ़ने वाली महिलाओं की संख्या समान है। कौन से दो समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ने वाली महिलाओं की संख्या समान है। देखो भाई अगर मैं एक एक करके देखता हूँ तो ई के लिए पढ़ने वाली महिलाओं की संख्या आपने निकाला कितनी है, 14% है। इसके लिए महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 और 2/3 करोगे तो 3 से कटेगा 4 दूनी 8% आएगा। इसके लिए 16 गुणे 5/8 यानी कि 5 दूनी 10%। इसके लिए कितनी आएगी, 20 और 3/5 यानी कि 4 तियाँ 12%। और इसके लिए 30 और 2/5, 5 से काटोगे 6 दूनी 12%। तो ए और बी को पढ़ने वाली महिलाओं की संख्या क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, समाचार पत्र बी को पढ़ने वाले पुरुषों की संख्या डी को पढ़ने वाले पुरुषों की संख्या में अंतर क्या है। तो बी को पढ़ने वाले पुरुष और डी को, ठीक है, बी और डी को पढ़ने वाले पुरुषों की संख्या में अंतर। समाचार पत्र बी और डी को पढ़ने वाले पुरुषों की संख्या क्या है भाई, देखो 20 का 5 से काट दोगे 4, 4 दूनी 8, तो इसके लिए मेल कितने हैं 8% हैं, और डी को पढ़ने वाले मेल कितने हैं 4, 3 से काटोगे 4, 4 एकम 4%। तो ये जो अंतर है ये कितने का है, 4% के बराबर है। कितने का, टोटल का 20,000 का। तो ये आप निकाल दो, अपॉन 100 करोगे तो 200 बचेगा, 4% निकालोगे 800, ये आपका आंसर आ जाएगा। 800 ये संख्या में अंतर है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कितनी महिलाएं समाचार पत्र ए पढ़ती हैं। तो कितनी महिलाएं ए पढ़ती हैं, 12%। तो 12% किसका निकालोगे, 20,000 का। तो 20,000 का 12% निकालोगे, 100 से 100 काट दो तो 200 गुणे 12, 12 दूनी 2400, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाती है तो आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा। अब देखो आपने कहा 20% की वृद्धि हुई यानी कि 5 से 6 गए, ठीक है।
फिर से एक बार 5 से 6 गए तो कितना हो गया, 25 से 36 चले गए हो तो हाइट को कितना 36 से 25 ला दोगे तो नेट इफेक्ट आपका अनचेंज रहेगा। तो 36 से 25 की कमी यानी कि कितना हो गया, आपने कहा 15 और 10 अगर ऐड करूँगा तो 35 और 11, तो 11 की कमी आप कर रहे हो 36 में। 11/36 या 1100/36 यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा वैल्यू देखो, 36 है, 3 बार जाएगा तो कितना आएगा 108, तो 3 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, 108 बचेगा 2 तो 20 हो जाएगा। तो 30 आप करोगे तो यहाँ पर 200 होगा। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो 180 है ना, तो 5 बार पूरा पूरा जाएगा तो 30 दशमलव और ये आपका, या फिर अगर इतने की ही वैल्यू आपसे पूछी जाए तो कितना बचेगा 20/36 या फिर 4 से काट दोगे 5/9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30 and 5/9। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक शंक्वाकार तंबू का आयतन कितना है, 154 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके आधार का क्षेत्रफल 38.5। देखो आपने कहा कि इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है, आपने बोला बेस का एरिया कितना होता है πr², और रेडियस आपको पता है यहाँ से डायरेक्टली समझ में आ गई, कितनी होगी 7/2 होगी। क्यों 7/2 होगी, 7 होता तो 154 होता है, 7/2 करते हैं तो 38.5 आ जाता है। तो आपने कहा बेस की जो रेडियस हो गई वो तो 7/2 समझ में आ गई है, आपको कैनवस की क्या बताना है, चौड़ाई बतानी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैनवस का एरिया निकालना होगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए। एल से पहले आपको यहाँ पर हाइट निकालनी पड़ेगी। तो देखो आपको रेडियस पता है कितनी है, 7/2 है। हाइट कितनी आएगी, आपने कहा इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 1/3 πr²h, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 154। 154 क्या होता है 38.5 में अगर 4 से गुणा किया जाए तो आपका इतनी वैल्यू 4 है, इतनी वैल्यू 38.5 है, तो h/3 की वैल्यू कितनी होगी 4, यानी कि हाइट की वैल्यू कितनी होगी 12 के बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या है 7/2, यहाँ पर 12 है, 12 को आप क्या लिख सकते हो 24/2, तो ये 7 हो गया, ये 24/2 है, तो यहाँ पर ये 7 24 25/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको L की वैल्यू मिल जाएगी। अगर L की वैल्यू मिल गई तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो πrl। तो πrl की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो πrl की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा पाई कितना है 7/2 है तो 22/7, और r 7/2 है, और L कितना आ गया 25/2। तो ये आपको वैल्यू मिल गई किसकी ये आपकी वैल्यू आ जाएगी टोटल कैनवस के एरिया की। अब बोल रहा है कैनवस अगर जो है वो उसकी चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर चौड़ाई उसकी 2 सेंटीमीटर है तो आपको उसकी लंबाई बतानी है, तो ये हो जाएगी L के बराबर। तो यहाँ पर देखो 1 2 काट दोगे, ये आएगा 11, तो ये कितना आ जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, 25 का गुणा आप 11 से करोगे तो कितना आ जाएगा 275/4 के बराबर। 275/4 यहाँ पे आप 4 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा 6 चौको 24 और 3 बचेगा तो 8 चौको 32, तो 68.75 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक धात्विक गोले को पिघलाया जाता है और इसे एक शंक्वाकार गोली बनाने के लिए ढाला जाता है। ठीक है, यदि गोली की त्रिज्या इसके ऊंचाई का दोगुना हो, ठीक है, ऊंचाई अगर 1 मान लूँ तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, दोगुना हो गई, और गोली की धात्विक त्रिज्या, जो धात्विक गोले की त्रिज्या है उसकी आधी है, तो जो धात्विक गोला है इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, इससे आधी है, तो ये 4 हो गई। ठीक है, तो बताना है कितनी ऐसी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो आप इसका वॉल्यूम लिख लोगे पहले, तो 4/3 πr³ यानी कि 4 का क्यूब हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दोगे 1/3 πr² और इंटू h से, तो ये 1 आ जाएगा, तो π/3 से π/3 कटेगा, 2 का स्क्वायर 4 से 4 काट दोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 का क्यूब यानी कि 64 के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा खींची जाती है। 32 सेंटीमीटर लंबाई वाली दूसरी जीवा समान वृत्त से 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा के समानांतर खींची जाती है, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। देखो 40 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है, ठीक है, ये आपका एक वृत्त हो गया। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 20 हो गई। 24 सेंटीमीटर वाली एक जीवा खींची जाती है, तो 24 सेंटीमीटर की एक जीवा आपने यहाँ कहीं पर खींच दी है। ठीक है, 32 सेंटीमीटर वाली दूसरी जीवा समान वृत्त से 24 सेंटीमीटर लंबे जीवा के समानांतर खींची जाती है। ठीक है, सेम सर्कल पैरेलल टू सेंटीमीटर कॉर्ड, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो आप इसको इसी साइड ही खींच दोगे। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि देखो ये टोटल इसकी लेंथ कितनी है 32 है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से क्या करते हैं परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो परपेंडिकुलर क्या करता है इसको हाफ पार्ट्स में ब्रेक करता है। तो आपने कहा एक की लेंथ कितनी हो जाएगी 12 और इसकी कितनी हो जाएगी 16। अब क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है 20 है, तो आप यहाँ पर 20 कर सकते हो, यहाँ पे भी 20 कर दोगे, तो दो आपके ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे। कौन कौन से, देखो
एक में यहाँ पे 12 होगा और ये रेडियस 20 है, एक में यहाँ पर ये 16 होगा और ये 20 है, ठीक है। तो आपने कहा देखो ये क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है तो ये 90 डिग्री होगा, तो आपने कहा 12 यानी कि 4 कॉमन है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर 5 हुआ तो ये 16 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 16 है तो आपने क्या बोला, यहाँ पे 4 कॉमन है तो ये 4 गुणा 4 ये 5, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई 16 और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 12, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 4 के बराबर, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल को समान रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। 50% की वृद्धि मतलब 2 से 3, चौड़ाई को 3 से 2 कर दो, 3 से 2 यानी कि 1 की कमी 3 में 33 और 1/3% की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है a क्यूब का मान क्या होगा। देखो कैसे कर सकते हैं, इसमें a से गुणा कर दें, इनफैक्ट 4a से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 4 से तो 4 कट जाएगा, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4a प्लस यहाँ पे 4 3 12 और a से a कट जाएगा, है ना। तो ये आपका बन जाएगा। इससे डायरेक्टली कुछ a की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। ये आपकी फिर क्वाड्रेटिक की फॉर्म हो जाएगी, क्वाड्रेटिक आपको फॉर्म करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप लिख सकते हो -6a + 2a - 12, तो यहाँ से a -6 आ जाएगा, यहाँ पे +2 बचेगा तो a +2 हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। तो a की वैल्यू क्या आ गई -2 और प्लस का 6, तो a की वैल्यू अगर ये है तो a का क्यूब कितना आएगा, a के क्यूब की वैल्यू 6 का क्यूब 216, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, a + b का मान 6x है, तो आपको बताना है x अपॉन में है a - 3x। a - 3x, अच्छा इससे देखो बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 3x - b के बराबर। a - 3x जो है वो 3x - b के बराबर हो जाएगा। तो a - 3x को मैं लिख सकता हूँ x अपॉन में 3x - b, और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है x अपॉन में b - 3x। तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये 3x - b होगा, ऊपर एक माइनस आ जाएगा, तो ये तो सेम टर्म बन जाएगा 3x - b 3x - b, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0 के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परफेक्ट क्यूब, आपको इसको बनाना है। परफेक्ट क्यूब देखो कैसे बन सकता है, a क्यूब और प्लस में यहाँ पर 3 के साथ में क्या मल्टीप्लाई में है 2, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस देखो 3 के साथ में कितना है 2 का स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, ठीक है। और ये आपको बराबर में 19 के दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप कैसे बना सकते हो, देखो यहाँ पर अगर मुझे इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो ये लिखा हुआ है a क्यूब प्लस समथिंग होगा b क्यूब प्लस 3ab, है ना। तो a b करोगे तो ab स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू एक्स है, तो ये आपका जो b होगा ये वैल्यू 2 के बराबर होगी, तभी तो देखो यहाँ पर ये बन रहा है। तो आपने कहा 2 का क्यूब यानी कि यहाँ पर 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 8 आपको यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, 19 और 8 27 हो जाएगा। तो ये आपका जो बन गया ये किसका बन गया, x + 2 का होल क्यूब बन रहा है, बराबर में है 3 का क्यूब, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के बराबर। तो x क्यूब का मान कितना होगा 1 के ही बराबर हो जाएगा, और 1 चाहो तो आप पुट करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये 1, 6 और 1 7 और 12 7 19, तो ये 19 इसको प्रूफ भी कर रहा है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, x + 1/x का मान 3 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है, x से डिवाइड कर दो तो x + 1/x -1/5 बन जाएगा। x + 1/x का मान 3 में से 1 घटाओगे 2, 2/5, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x² + 16 बराबर में है -4x के, ठीक है। तो इसको अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, x + 16/x बराबर में -4 के हो जाएगा, ठीक है। आपको क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्यूब बना लें, तो देखो क्या बन जाएगा a क्यूब प्लस में कितना आ जाएगा, है ना, b क्यूब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर अपॉन में b क्यूब कर रहे हैं ना, तो 16 का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab होगा, तो 3 × 16 और ब्रैकेट में a + b जिसका मान -4 होगा, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 4 के क्यूब के, तो ये आपका -4 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से इस पार्ट की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी बन जाएगी कितनी, x³ + 16 का क्यूब अपॉन में x³ और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये 16 चौको 64 है ना, 64 × 3 है एक तरह से, यहाँ पर ये क्या है -64 है, ये भी यहाँ पे माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 64 × 2 के बराबर बचेगा इस साइड, ठीक है। अब यहाँ से आपको x³ की वैल्यू तो नहीं मिलेगी, x की पावर यहाँ से इस तरह से तो बन जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो और क्या हो सकता है,
एक्स क्यूब माइनस 64, ये आपको बनाना है। तो एक्स क्यूब और 16 का क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 64 इंटू 2 यानी कि 128 के बराबर। तो यहाँ पर मैं, अच्छा देखो इसमें अगर मैं कुछ और कर सकता हूँ, अगर x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 16x बराबर में माइनस 4x स्क्वायर, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और इसमें जब डिवाइड कर दें तब तो ये बन ही रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको करने का फिर ये तरीका नहीं रहेगा, इस तरह से तो फिर बात नहीं बन रही है। तो क्या करते हैं, देखो इस वाले नंबर में, इस वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें एक बार x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब हो जाएगा, 16x आ जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो आपको एक्स क्यूब चाहिए और क्या चाहिए, 64 चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में 4 से गुणा कर देते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 16 गुणे 4 64, और ये हो जाएगा माइनस का 16x। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। तो इनको अगर एक साइड में लिख दूं तो ये क्या है, देखो एक्स क्यूब प्लस 16x प्लस 4x स्क्वायर, ये बराबर है 0 के। यहाँ पर क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 16 गुणे 64 और प्लस 16x के बराबर, ये इस तरह से बराबर है 0 के। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, माइनस का 64 चाहिए ना। तो इस वाली इक्वेशन में माइनस कर देते हैं, पूरे को माइनस कर देते हैं और अब जोड़ देते हैं। तो देखो आपको एक्स क्यूब माइनस 64 तो बन ही जाएगा, यहाँ पे प्लस का 16x है, यहाँ पे माइनस का 16x है, यहाँ प्लस 4x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 4x स्क्वायर है। तो सिंपली आप इसको घटाओगे ही तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है जिसमें कि आपको प्रॉपर x और 1/x के क्यूब करने से बन जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको आप करोगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, PQRS एक आयत है, ABCD क्रमशः भुजा PQ QR RS PS के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से एक आयत खींच लिया है, इसके मध्य बिंदु है ABCD। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यदि PQR का क्षेत्रफल, ठीक है, एक आपका इस तरह से ट्राइंगल है PQR, ये आपने आयत का हाफ है, तो अगर इसका 48 है तो टोटल कितना हो जाएगा 96, ये PQRS के इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपको क्या बताना है, ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो ABCD आप आयत जो है इसके अगर आप मिड पॉइंट्स को इस तरह से मिलाओगे तो ये आपकी क्या फॉर्म होती है, एक जो पैरेललोग्राम फॉर्म होता है, इसका एरिया कितना होता है, ABCD का एरिया इसका हाफ होता है। ठीक है, यहाँ पर ABCD नहीं, सिर्फ BCD का आपको बताना है। अच्छा देखो A जो है वो PQ का मिड पॉइंट है, तो ABCD ये हो गया। ठीक है, और आपको किसका एरिया दिया गया, PQR का, यानी कि इस अपर वाले सर्कल का दिया, तो लोअर वाला सर्कल भी 48 होगा। आपको किसका बताना है, BCD। अच्छा ये इस तरह से बताना है आपको। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पैरेललोग्राम का जैसे मिड पॉइंट्स इस तरह से मिलाते हैं, जैसे इवन आपका जो आयत होता है ये भी क्या होता है, एक पैरेललोग्राम ही होता है, समानांतर चतुर्भुज। तो इसके भी अगर मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये दो इक्वल पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक करता है। तो आपने कहा कि इसका जो एरिया होगा कंप्लीट ABCD का, ये कितना होगा 48, हाफ हो जाता है। तो अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स को मिला देता हूं तो जो BCD फॉर्म होगा इसका एरिया इसका भी हाफ होगा, यानी कि 24 के बराबर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, PA एक समबाहु त्रिभुज PQR का माध्यक है। अच्छा देखो भाई PQR इसका माध्यिका है, ये आपने PA इस तरह से ड्रॉ कर दिया, दो इक्वल पार्ट्स में एंगल बाइसेक्टर, और ये 90 भी होगा। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। और G इसका केंद्रक है, G इसका केंद्रक हो गया। तो आपको बताना है जो PG और GA की लेंथ है ना, PG प्लस GA, तो PG प्लस GA कितना होगा, आपने कहा 2 और 1 टोटल 3 होता है ना। तो ये 3 और PG माइनस GA करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 3 और 1 का अनुपात ये 3 और 1 हो गया डायरेक्टली, क्योंकि जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या है, 2 और 1 के अनुपात में इसको डिवाइड करता है इसकी साइड को। अगला क्वेश्चन क्या है, समबाहु त्रिभुज PQR में PD माध्यिका है। फिर से क्वेश्चन हो गया, PQR हो गया, इसमें भी क्या है PD माध्यिका हो गई, G केंद्रक है। PG की लेंथ 24 है तो GD की लेंथ 12 हो जाएगी। आपको PD की लेंथ बताना है, ये 36 हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एट द पॉइंट P and Q ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट O। ठीक है, इस तरह से सेंटर O पर P और Q बिंदु पर A से मिलने वाली है ना, इस तरह से मीट एट O। ठीक है, तो P और Q बिंदु से आपने क्या किया है, ये आपने डाल दी है A पर। यदि POQ ये कितना है 120 है,
तो आप इसको मिला दोगे तो आधा आधा बढ़ जाएगा, 60 इधर 60 इधर हो गया। ये 90 होता है तो ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। PAQ यानी कि टोटल कितना 60 और बताना है PAO ये कितना है 30 है, तो 60 और 30 का रेशियो कितना होगा 2 और 1 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, ट्रेपेजियम है, जिसमें AB और CD जो है वो क्या है बराबर है, ठीक है, ये आपका हो गया। AD जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है, तो आपने कहा ABC और ये D प्लस एक्स और cos 60 माइनस एक्स, इसका मान क्या होगा। अच्छा देखो, साइन 30 प्लस एक्स है, इसको मैं कॉस में क्या लिख सकता हूँ, साइन का जो वैल्यू होना चाहिए और कॉस का वैल्यू, इनका सम कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 60 माइनस एक्स के बराबर, तो ये दोनों सेम ही है तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। 15 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 17 साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 15 कॉमन ले लोगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बचेगा क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका बचेगा। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये 0 के बराबर, तो 15 ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि स्क्वायर है इस वजह से, स्क्वायर नहीं होता तो -1 भी होती, स्क्वायर की वजह से मिनिमम वैल्यू 0 होगी। कॉस 37 डिग्री की वैल्यू A/B है, तो कॉस 37 की जो वैल्यू है, आप यहाँ पर इस तरह से अगर मैं देखूँ तो 37 ये है, तो ये 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आपका आ गया इस तरह से। तो ये वाली वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो B² माइनस A² के बराबर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा कॉसेक 37, साइन 37 अगर इससे पूछा जाए तो रूट में B² माइनस A² अपॉन B, तो कॉसेक 37 क्या हो जाएगा B अपॉन अंडर रूट में B² माइनस A², और कॉस 53 आधार बटे कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा, इसके लिए आधार यही हो जाएगा, तो ये आधार बटे कर्ण इसका फिर से ये आ जाएगा, ठीक है। इनको आपस में घटाना है तो B और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा अंडर रूट में B² माइनस A², ऊपर में क्या हो जाएगा B² कट जाएगा, तो बचेगा कितना A² बचेगा, यानी कि लास्ट पार्ट ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको दिया गया है tan A का मान कितना है 5/9 है, tan A का मान तो बताना है 5 sin A प्लस 9 cos A, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो sin A अपॉन cos A की वैल्यू 5/9 है, तो sin A को 5 और cos A को 9 लिख सकते हो। तो यहाँ पर पुट कर दोगे तो 5 × 5 हो जाएगा, प्लस में है 9 × 9 अपॉन में है 5 × 5 माइनस 9 × 9, तो ये आपकी वैल्यू 9 81 और 25 ये जोड़ोगे तो 106 और अपॉन में कितना आ जाएगा 25 और 81 है ना, तो 25 अगर इसमें से घटा दोगे तो कितना बचेगा 50 और 6 यानी कि 56, तो ये आपका माइनस में आएगा 53 अपॉन में 28 के बराबर, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 क्या बोल रहा है साइन वाई अपॉन में प्लस कॉस वाई अपॉन में साइन वाई माइनस कॉस वाई का मान 3 है, तो tan वाई का मान बताओ। क्या करोगे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड ऊपर में एक बार जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 2 साइन वाई, अपॉन में एक बार घटा दोगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस वाई, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा और 3 और 1 जोड़ोगे तो 4, 3 में घटाओगे तो 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर, तो tan वाई का मान कितना आ जाएगा डायरेक्टली आपका 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको बताना है एजुकेशन बिल फ्यूल क्लोथिंग सेविंग हाउस होल्ड, इस टोटल पे कुछ खर्च किया जा रहा है इस तरह से। बताना यदि कपड़े और शिक्षा पर किए गए मासिक व्यय का अंतर, कपड़ा कहाँ पर है भाई क्लोथिंग और शिक्षा, इस पे अंतर जो है वो 6% का है, क्वेश्चन में कितना दे रहा है 9,000 रुपये के बराबर है, तो वार्षिक बचत और बिलों पर किए गए वार्षिक व्यय में क्या अंतर होगा, ठीक है। अच्छा ये जो है ये मासिक व्यय है, क्या ये मासिक व्यय ही आपको दिया गया, सभी महीनों के लिए समान वितरण के अनुसार किया जाता है, मासिक व्यय मासिक बचत को दर्शाता है, ठीक है, ये मासिक ही है आपका, ठीक है। तो जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें 12 से गुणा कर देंगे, तो वार्षिक बचत और बिलों पर किए गए वार्षिक व्यय में, ठीक है, तो ये 8% मंथली है, और बचत कितनी है आपने सेविंग कितनी करी 10%, तो ये 2% आता है, तो 2% की वैल्यू निकाल लोगे 1/3 कर दोगे, इसका 1/3 करोगे तो 3,000 आ गया, 12 से गुणा कर दोगे 12 24 12 36, तो 36,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि ईंधन और बिलों पर किए गए मासिक व्यय का अंतर, ईंधन कहाँ है फ्यूल और मासिक व्यय बिल्स जो हैं इनका अंतर कितने का है 12 का, ठीक है। तो ईंधन और बिलों पर किए गए मासिक व्यय का अंतर 12% है, ये बराबर है 4800 के। तो घर के सभी व्यक्तियों की वार्षिक आय क्या है, तो इनकम कितनी है भाई, इनकम तो नहीं दी है तो वो 100% होगी,
तो 12 से काट दोगे, 12 चौको 48, तो ये 401% की वैल्यू आई। 100% की कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगा, इसमें 40 और 2 जीरो जोड़ दोगे तो ये 40,000 हो गया। ये वैल्यू कब आई, मासिक इनकम है, तो 12 वार्षिक इनकम जाननी है तो 12 से गुणा कर दोगे, 12 चौको 48, ठीक है। तो 48 के आगे 4 जीरो, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि प्रत्येक महीने 2400 रुपये की बचत की जाती है तो घर के सभी सदस्यों का मासिक वेतन क्या है। यदि प्रत्येक महीने 2400 रुपये की बचत की जाती है, बचत कितनी है, 10% है हर माह, तो हर माह 10% की जो बचत है वो 2400 के बराबर है, तो सभी व्यक्तियों का मासिक वेतन जो है वो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि यहाँ पर 10 है तो एक जीरो इसमें बढ़ जाएगा, 24,000 मासिक वेतन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि मासिक आय इनकम 65,000 है, ठीक है, तो घरेलू वस्तुओं और कपड़ों पर व्यय के बीच क्या अंतर है। घरेलू वस्तुओं और कपड़ों, तो घरेलू वस्तुएं क्या है, हाउस होल्ड, और कपड़े कितने हैं, 20%, तो 8% की वैल्यू बतानी है। अगर 100% कितना है, 65,000 है, तो 8% कितना होगा, तो आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 8 से गुणा कर दोगे, 2 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 65 का दुगना 130, 1300, 13 में गुणा कर दोगे 4 का, 13 26 43, 13 चौको 52, ये आंसर हो जाएगा। यदि मासिक आय 50,000 है तो ईंधन पर कितना खर्च किया जाता है। ईंधन कहाँ है भाई, ईंधन है 20%, तो आपने कहा अगर 100 वैल्यू होती तो 20 की वैल्यू बतानी है, यानी कि अगर 5 वैल्यू है तो 1 की वैल्यू बतानी है, तो 50,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका 10,000 रुपये के बराबर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 7 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं शिफ्ट 2 के पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।